अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम अपनी साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए गए हैं। आप इसको देखेंगे, लर्न करेंगे। आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इन एमसीक्यूज को बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। The scientific study of interaction between living organism and their environment is called। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा गया कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इकोलॉजी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which statement best describe the environment according to the textbooks। अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप environment की डेफिनेशन बताएंगे। तो हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग environment की डेफिनेशन वो होती जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें जो सराउंड करती हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है एसेंशियल होनी चाहिए। हमें पता है जब भी कोई इकोसिस्टम बनता है तो उसमें नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी वो हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन इसमें बेस्ट होगी, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following consists entirely of biotic component। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बायोटिक कंपोनेंट है। अगर आप बायोटिक कंपोनेंट्स को देखो तो बायो मीन्स वो कंपोनेंट जो लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो लिविंग है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो वाटर, सॉइल, ये सब जो है वो नॉन लिविंग है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं ट्रीज, बर्ड्स, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे लिविंग है। इसीलिए हम कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ट्रीज, बर्ड्स एंड बैक्टीरिया ऑल आर द लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लेस अ प्लांट इन अ कंटेनर विद फर्टाइल सॉइल बट डज नॉट प्रोवाइड वाटर, विच ए बायोटिक कंपोनेंट इज मिसिंग। कि एक स्टूडेंट ने जरखेज मट्टी में पौधा तो उगाया है लेकिन उसने उसको पानी नहीं प्रोवाइड किया, तो कौन सा ए बायोटिक कंपोनेंट इसमें मिसिंग है। तो हमें पता है वाटर ए बायोटिक कंपोनेंट है, उसने वाटर ही प्रोवाइड नहीं किया तो इसमें वाटर ही मिसिंग होगा, इसलिए हमारी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिश सर्वाइव इन अ पॉन्ड बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक्वेटिक प्लांट्स एंड अदर फिश। दिस एग्जाम्पल शो द इंटरेक्शन बिटवीन। अब फिश है वो अपने एनवायरमेंट में रह रही है जहां पे वो अपने लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो ये किस चीज की एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में कि बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट उनके साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the carbon cycle shown in the textbook, green plant help to maintain atmospheric carbon dioxide by। कार्बन साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रीन प्लांट हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मेंटेन करते हैं। हमें पता है कि ग्रीन प्लांट जो है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a factory begins using coal instead of solar energy according to textbooks, which change is most likely। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे उन्होंने बात किया कि कॉल एनर्जी यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सोलर एनर्जी। तो जहां पे भी कॉल एनर्जी यूज हो रही है तो वहां पे एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि अगर इंडस्ट्री जो है वो कोल यूज करी है तो वहां पे कौन सी गैस जो है रिलीज होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में मिकदार बढ़ जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस शोन इन द ऑक्सीजन साइकिल रिप्लेनिश एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज का फील हो जाना, भर जाना या किसी चीज का ज्यादा हो जाना। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में खारिज करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैच्योर ट्रीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फॉरेस्ट, विच कॉम्बिनेशन चेंज इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द टेक्स्ट बुक। अगर आपके किसी एनवायरमेंट फॉरेस्ट में वहां से ट्रीज को रिमूव कर दिया जाए तो फिर आप बताएं किस किस्म की वो चेंज होगी। अब हमें पता है कि ट्रीज जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जबकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्रीज वहां से रिमूव कर दिए गए तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रुकेगा
और तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डनर कवर ऑल द ग्रीन प्लांट इन अ पार्क विद द थिक ब्लैक शीट फॉर सेवरल डेज सो दैट सनलाइट कैन नॉट रीच देम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हिच स्टेज ऑफ द एनर्जी फ्लो विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। इन्होंने कहा है कि ग्रीन प्लांट थे लेकिन एक गार्डनर ने क्या किया, उनको ब्लैक शीट के ऊपर से कवर कर दिया कुछ दिन के लिए, तो कौन सी एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होगी। अब देखें, जब हम ग्रीन प्लांट्स को कवर कर देंगे तो वो तो सनलाइट से एनर्जी ही नहीं ले सकेंगे, जब एनर्जी नहीं ले सकेंगे तो इसका मतलब है वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं होगा। तो ग्रीन प्लांट्स क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, प्रोड्यूसर विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फूड। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ईगल इज मच लेस देन द एनर्जी ओरिजिनली रिसीव्ड बाय ग्रास फ्रॉम द सन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम एनर्जी पिरामिड्स को देखें तो जो ईगल एनर्जी गेन करता है वो कम क्यों करता है। अब हमें पता है कि ईगल जो है वो कार्निवोर्स में आता है, एनर्जी लेवल पे ऊपर होगा, और एनर्जी पिरामिड्स में जैसे जैसे ऊपर जाते जाए एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, एनर्जी डिक्रीजेज एज इट पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एन अदर। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर नोटिस दैट ऑलमोस्ट ऑल ग्रीन प्लांट इन अ फील्ड हैव ड्राइड अप बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली को। तो फार्मर ने नोटिस किया कि खुश्क साली की वजह से सारे के सारे ग्रीन प्लांट खुश्क हो गए हैं। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू फेस फूड शॉर्टेज फर्स्ट। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको सबसे पहले फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इन ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, इसका मतलब है हर्बीवोर्स सबसे पहले इफेक्ट होंगे। तो हमारी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, हर्बीवोर्स। जी क्वेश्चन देखते हैं, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल फूड चेन। सिंपल फूड चेन में कौन सा हमें करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है जिससे हमें पता चले एनर्जी मूव करती है। तो अगर सिंपल फूड चेन की बात करें तो वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में ग्रास, ग्रास प्रोड्यूसर है तो ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, फ्रॉग और स्नेक। तो इसका मतलब हुआ बी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट है। जी क्वेश्चन है, अ डिजीज किल मोस्ट ऑफ द फ्रॉग इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द फूड चेन शोन इन द चैप्टर विच चेंज इज मोस्ट लाइकली। के ग्रासलैंड इकोसिस्टम था उसमें सारे के सारे फ्रॉग खत्म हो गए हैं, तो हमारी फूड चेन कैसे इफेक्ट होगी। अब हमें पता है ये जो फ्रॉग है इनको स्नेक खाता है, अगर फ्रॉग ही अवेलेबल नहीं होंगे तो इसका मतलब है स्नेक की पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, स्नेक पॉपुलेशन में डिक्रीज बिकॉज फूड बिकम लिमिटेड। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। जी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अ स्नेक फीड्स ऑन फ्रॉग एज वेल एज माइस। इफ फ्रॉग बिकम स्कार्स व्हाई माइट द स्नेक स्टिल सर्वाइव। कहा गया है कि एक स्नेक जो है वो फ्रॉग को भी खाता है और माइस को, और अगर जो है फ्रॉग्स वहां से खत्म हो जाए, स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, तो फिर भी स्नेक जिंदा क्यों रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसका आंसर है कि क्योंकि उसने बताया कि यहाँ पे वो माइस को भी खाता है, तो अगर फ्रॉग खत्म भी हो जाएंगे तो स्नेक के पास दूसरी अवेलेबिलिटी है कि वो इन माइस को, इन चूहियों को खाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, इट कैन फीड ऑन अनदर अवेलेबल प्रे, किसी दूसरे प्रे को वो खाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर विद अ फूड चेन अ फूड वेब प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर ऑफ नेचर बिकॉज इट शो। फूड चेन की निस्बत फूड वेब जो है वो बेटर पिक्चर क्यों शो करती है, क्योंकि हमें पता है जब भी फूड वेब की बात करें तो फूड वेब का मतलब होता है कि एक चीज को खाने वाले या उसको प्रे या उसको कंज्यूम करने वाले ज्यादा एनिमल्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि सेवरल इंटरकनेक्टेड फीडिंग रिलेशनशिप इसमें आ जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली लेबल हर्बीवोर्स एज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड, विच करेक्शन शुड द टीचर मेक। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्टूडेंट ने एक्सीडेंटली हर्बीवोर्स को फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल कह दिया था। तो अब आपने बताना है कि क्या इसमें कौन सी करेक्शन है। अब हमें पता है कि हर्बीवोर्स नहीं होते, ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हर्बीवोर्स सेकंड लेवल पे होगा, तो हर्बीवोर्स शुड बी रिप्लेस विद दी प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि हर्बीवोर शुड बी रिप्लेस्ड विद प्रोड्यूसर्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द इकोलॉजिकल पिरामिड बिकम नैरो टुवर्ड द टॉप। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो वो जैसे ऊपर जाते जाए वो नैरो होती जाती है, इसकी रीजन क्या है। हमें पता है इकोलॉजिकल पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएं तो उसका एनर्जी लेवल कम होता जाता है, इसी वजह से वो ऊपर टॉप पे जाके नैरो होती जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, लेस एनर्जी इज अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल।
कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। यही वजह है कि हमारी जो पिरामिड है वो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वो नैरो होती जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयज नियरली ऑल द ग्रास इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट प्रेजेंटेड इन द चैप्टर विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज मोस्ट लाइकली। किसी ग्रासलैंड में अगर कोई आग लगी और सारी ग्रास खत्म हो गई है तो आपने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट सबसे ज्यादा पहले होगा। अब ग्रास क्योंकि हमें पता है वो ग्रास प्रोड्यूसर है, तो ग्रास को ही आग लगी तो इसका मतलब है वहां पे प्रोड्यूसर खत्म हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स खत्म होंगे तो इन हर्बीवोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी ए ऑप्शन देखें, प्रोड्यूसर डिक्रीज, हर्बीवोर्स लॉस फूड एंड टॉप कंज्यूमर आर आल्सो अफेक्टेड लेटर। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ रैबिट्स सडनली इंक्रीज बिकॉज फॉक्सेस हैव डिसअपीयर्ड which ecological relationship has been disturbed, which ecological relationship has been disturbed। यहाँ पे अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर किसी भी इकोसिस्टम में रैबिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि रैबिट को फॉक्स खाती है और फॉक्स अगर डिसअपीयर हो गई है तो रैबिट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? अब फॉक्स जब रैबिट को खाती है तो इसका मतलब है ये उसका प्रे करती है, उसका शिकार करती है, प्रीडेशन का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी, प्रीडेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ ड्राई सीजन टू ग्रुप ऑफ डियर डिपेंड ऑन द सेम स्मॉल पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, ग्रुप ऑफ डियर है और सेम स्मॉल पॉन्ड, एक ही पानी पीने का तालाब है और डियर्स वहां पे आएंगी, तो ये कंपटीशन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंपटीशन। Which statement best explain why the relationship between a bee and a flower is considered mutualism? अब म्यूचुअलिज्म हमें पता है वो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दोनों ही कोई ना कोई फायदा हासिल करते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी और फ्लावर के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअलिज्म क्यों कहलाता है। तो म्यूचुअलिज्म वही रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ द बी एंड फ्लावर बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ ट्री रिप्रेजेंट विच इकोलॉजिकल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। अब लाइकन जो है वो ट्री के ऊपर है, लाइकन तो ट्री से अपनी खुराक ले लेगा लेकिन ट्री को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ये एक तरफा रिलेशनशिप है जिसको हम बोलते हैं कमेंशलिज्म। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, कमेंशलिज्म। विच पेयर करेक्टली मैचेस द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप विद इट्स डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपको कुछ रिलेशनशिप बताएगा और आपने बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रीडेशन, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, ये तो गलत बात है। प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का प्रे करता है, शिकार करता है, तो इसमें तो दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं मिलता। कंपटीशन, ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड दी सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। जी ये इसमें करेक्ट हो सकता है कि कंपटीशन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which activity mentioned in this chapter is most likely to disturb ecological balance? कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा या हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन ओवर हंटिंग इसमें करेक्ट आएगा, जबकि ये जो बाकी एक्टिविटीज जो जितनी भी बताई गई हैं ये तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रूटफुल है। A new plant species is introduced in a forest and spread rapidly. According to the chapter, what is the most likely consequences? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर हम किसी एरिया में कोई न्यू प्लांट स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवा दें और वो तेजी से फैलना शुरू हो जाए तो हमारे इन्वायरमेंट पे इसका क्या नतीजा होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी कि नेटिव स्पीशी में बी अफेक्टेड बिकॉज द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। नेटिव स्पीशी कहते हैं जो वहां के रहने वाले पहले के प्लांट्स थे तो वो उससे इफेक्ट होंगी, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। A prolonged drought causes river and pond to dry up. Which statement best reflect the textbook? Prolonged drought, drought का मतलब होता है खुश्कसाली, कि एक अरसा में किसी एक जगह पे रिवर्स या पॉन्ड में काफी अरसा तक खुश्कसाली रही है कि वहां के पानी की अवेलेबिलिटी तकरीबन खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको बेहतर एक्सप्लेन करती है। अब जो पानी है कि हमें पता है कि हर लिविंग थिंग के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन होगी कि मैनी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रगल टू सर्वाइव बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी का बका मुमकिन नहीं है। मैनी बर्ड्स लीव अ वेटलैंड आफ्टर द वाटर लेवल बिकम वेरी लो। अकॉर्डिंग टू चैप्टर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड। वेटलैंड कहते हैं कोई भी एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, अगर वहां पे वाटर लेवल कम होना शुरू हो जाए और वहां से कुछ बर्ड्स मूव कर जाएं तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, के वो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चले गए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइल्ड लाइफ sanctuary experienced three changes over several years. Illegal hunting reduced the number of foxes,
रैबिट बिकम वेरी अबंडेंट, मोस्ट यंग प्लांट आर ईटन बिफोर दे मेच्योर। अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन बताई गई है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि वहां पे जितने भी फॉक्सीज थी उनकी इलीगल हंटिंग की गई है। इलीगल हंटिंग की वजह से क्या हुआ कि रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ गई है, और अगर रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ी है तो रैबिट हमें पता है हर्बीवोर्स है, उनकी वजह से जो छोटे या यंग प्लांट्स थे वो जल्दी खाए गए हैं, जो मेच्योर होने से पहले उनको खा लिया गया है। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि द फूड चेन हैज बीन डिस्टर्ब बिकॉज प्रीडेशन हैज डिक्रीज। क्यों प्रीडेशन डिक्रीज होगी? क्योंकि फॉक्सिस को हंटिंग कर लिया गया है, उसकी शिकार कर लिया गया, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है, इस वजह से वो रैबिट्स को नहीं खाएंगी, तो हमारी ओवरऑल फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। A teacher tell the class that Earth's average temperature is gradually increasing every year. According to the chapter, this phenomena is called. हर साल जमीन का टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी डिस्कस इन दिस चैप्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट डायरेक्टली टू स्ट्रेंथिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्ट्रेंथ कर देगी, उसको बढ़ा देगी? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। A large forest is cleared to build a housing colony. Which environmental change is expected first? कि एक फॉरेस्ट था उसको वहां से काट दिया गया और वहां पे हाउसिंग कॉलोनी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो कौन सा एनवायरमेंटल चेंज आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे? तो यहाँ पे लॉस ऑफ द हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट जो है वो एक वो हैबिटेट है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए, और अगर हम उसी फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे तो लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म विल आल्सो फिनिश्ड, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। According to the chapter, why is overpopulation considered as the environmental problem? चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि ओवर पॉपुलेशन को हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, इसकी क्या रीजन है? तो जितनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, जितने ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। A factory install filter on its chimney before releasing the smoke into the atmosphere. Which solution discussed in this chapter does this represent? A factory install filter on its chimney before releasing smoke into the atmosphere. Which solution discussed in this chapter does this represent? अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई फैक्ट्री थी लेकिन उसने अपनी चिमनी के ऊपर कोई ना कोई फिल्टर इंस्टॉल कर लिया, और ये फिल्टर इंस्टॉल करने का मतलब है कि जितनी भी वहां पे हार्मफुल गैसेस निकल रही थी वो एनवायरनमेंट में डायरेक्ट ना जाए, बल्कि उनको फिल्टर कर लिया जाए या उनको लेस हार्मफुल कर लिया जाए। तो विच सोल्यूशन डिस्कस इन दिस चैप्टर डज दिस रिप्रेजेंट? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताएं कि ये सोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। Student plant 500 trees around their school campus. Which environmental benefit mentioned in this chapter is most directly related to this activity? क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टूडेंट ने अपने स्कूल कैंपस में 500 ट्रीज प्लांट कर ली है, तो कौन सा इन्वायरमेंटल बेनिफिट आप इसको जज करेंगे? अब जितने ज्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज बढ़ गए हैं। Why does the chapter recommend protecting endangered species? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि इंडेंजर्ड स्पीशी को प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं कि हमारी इंडेंजर्ड स्पीशी है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। Which sequence correctly explain the effect of deforestation according to the chapter? Deforestation का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्री। अगर कटिंग ऑफ ट्री कर देते हैं तो इसमें कौन सा रिलेशन है जो आपको एक्सप्लेन करता है कि क्या इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे? अब डिफोरेस्टेशन का मतलब जैसे का कटिंग ऑफ ट्री मतलब ट्रीज कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखें फ्यू ट्रीज, लेस फोटोसिंथेसिस एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्री ही हमारे एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, और अगर ट्री कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which combination of human activities is most likely to disturb ecological balance according to the chapter? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी है जिसने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है? तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओवर हंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशी इन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। A forest experience the following changes over several years. अब एक फॉरेस्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस कौन सी है? ट्रीज आर कट डाउन,
ट्रीज को बहुत ज्यादा कट किया गया है, हंटिंग इंक्रीजिंग, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन राइजेस एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब इन सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, विच कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट डिस्कस इन दिस चैप्टर। अगर किसी भी फॉरेस्ट में हम ट्रीज को कट डाउन कर दें, हंटिंग कर दें, हंटिंग का मतलब है जानवरों का शिकार बढ़ गया है, फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा होगी जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, गैसेज रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करती है इसको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्रीज बिकॉज फूड चेन, हैबिटेट एंड द नेचुरल साइकिल आर डिस्टर्ब। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। A school replaces its playground trees with the concrete parking area. According to the carbon cycle discussed in this chapter, which change is most likely? अब स्कूल में जो प्लेग्राउंड था जिसमें ट्रीज थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, वहां पे बिल्डिंग बना दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी चेंज इसमें आएगी। तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन होगा कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने वाले ट्रीज को ही कट कर दिया गया है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। A scientist compares two similar gardens. One has many healthy green plants while the other has very few. According to the oxygen cycle, the first garden is expected to. साइंटिस्ट ने 2 गार्डन को ऑब्जर्व किया जिसमें से जो पहला है उसके अंदर हेल्दी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन का आंसर देखना है कि फर्स्ट गार्डन में क्या चेंजेस होंगी। तो अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट गार्डन में मैनी हेल्दी ग्रीन प्लांट्स है, जितने ग्रीन प्लांट्स होंगे वो उतनी ही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिलीज मोर ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। अ डिजीज डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द ग्रास इन द मीडोज। मीडोज कहते हैं कोई भी ग्रासी एरिया जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा हो। विच ग्रुप रिसीव लेस एनर्जी फर्स्ट। अब ग्रास काट दी गई है तो इसका मतलब है कि ग्रास खाने वाले ऑर्गेनिज्म को लेस एनर्जी मिलेगी, मीन ग्रास खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, हर्बीवोर्स। In the food chain, grass is eaten by rabbit and rabbit is eaten by fox. The rabbit is classified as, आपने देखना है कि rabbit को आप कौन सा रैंक देंगे। अब rabbit देखें क्योंकि ग्रास खा रहा है, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और rabbit इसके जो है वो प्राइमरी लेवल पे होगा, कंज्यूमर है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर। In a forest, owl feed on mice and small birds. If mice become scarce, scarce का मतलब होता है उसकी कमी हो जाना। Why may the owl population survive? कि owl खा तो माइस को रहा था, लेकिन अगर ये माइस कम हो गई हैं तो भी owl सर्वाइव करता है, इसकी क्या रीजन है? तो इसका ऑप्शन देखें, owls may feed on another available prey. ये तो नहीं है ना कि आउल ने सिर्फ माइस खानी है, उसको और कोई चीज नहीं मिल सकती। तो क्या अगर माइस खत्म हुई है तो आउल जो है वो अपना कोई और शिकार ढूंढेगा जिसको वो खाएगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। वाई आर देयर यूजली फ्यूअर ईगल्स देन रैबिट इन एन इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जैसे जैसे इकोसिस्टम में हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो वहां पे ईगल्स जो है वो फ्यू क्यों रह जाते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि लेस एनर्जी रीचेज हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हाई होता जाएगा एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी कि ईगल को एनर्जी कम मिलती है। Two neighboring trees spread their branches toward the same open space to receive the maximum sunlight. This illustrate. अब इन्होंने कहा है कि two neighboring trees मतलब एक जगह है वहां पे 2 ट्रीज हैं और अपनी अपनी ब्रांचेस को फैला रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। इसको आप क्या कहेंगे? तो ये कंपटीशन की एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, कंपटीशन। A snake catches and eats a frog. What role does the snake play? अगर एक स्नेक फ्रॉग को खा रहा है तो स्नेक का क्या रोल है? तो स्नेक क्योंकि प्रीडेशन कर रहा है तो यहाँ पे प्रीडेटर है, इसलिए ये भी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, प्रीडेटर। Hunter remove a large number of wolves from a forest. Several years later, deer become unusually abundant and young trees are heavily damaged. Which concept from this chapter best explain this situation? अब उन्होंने कहा है कि हंटर्स ने आके वुल्व्स की हंटिंग की, उनको वहां से खत्म कर दिया फॉरेस्ट से। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि इन वुल्व्स के खत्म होने से वहां पे डियर की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई और डियर की जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई, अबंडेंट हो गए, तो यंग ट्रीज डैमेज हुए हैं। तो आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज्ड बाय ओवर हंटिंग। क्योंकि वुल्व्स को ओवर हंटिंग किया गया था इसलिए यहाँ पे ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी। A forest is gradually replaced by factories over several years. According to the concept presented in this chapter, which sequence is most likely?
तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉरेस्ट को ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया गया फैक्ट्रीज में, मतलब फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन स्टार्ट होगी, ट्रीज कम हो गए। तो आपने बताना है कि नीचे वाली ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, प्रोड्यूसर डिक्रीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करेगी और फूड चेन बिकम डिस्टर्ब। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। A glass container has soil, water, air, sunlight, aquatic plants, insects and fish. A student claim it is an ecosystem. Which statement best support this claim? कि एक जो है हमारे पास कंटेनर है जिसमें सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट भी, एक्वेटिक प्लांट भी, इंसेक्ट भी, फिश भी, और एक कोई स्टूडेंट कहता है कि ये एक इकोसिस्टम है। तो आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट इस क्लेम को सपोर्ट करती है। अब जब इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, एबायोटिक भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। विच ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स के नाम बता देंगे और उनसे कहा गया कि कौन से में सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट होंगे। अब बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, तो यहाँ पे देखिए कौन सी चीजें लिविंग आ जाएंगी इसमें, ग्रास, बटरफ्लाई और फंगस। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। A potted plant receives enough sunlight and fresh air but is not watered for several weeks. Which abiotic factor is limiting its growth? कि एक प्लांट जो है उसको किसी पॉट में उगाया गया है और उसको फ्रेश एयर भी मिल रही, सनलाइट भी, लेकिन उसको वाटर नहीं दिया गया, तो कौन सा एबायोटिक फैक्टर इसमें लिमिटिंग होगा। तो क्योंकि पानी नहीं दिया गया तो इसलिए पानी इसकी ग्रोथ में लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी, वाटर। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।